तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या है दोस्तों, है ना। क्योंकि एक दो दिन के लिए आप लोग का कुछ दिन के लिए वीडियो बंद हो गया था, है ना। तो आज से फिर हम स्टार्ट करें दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। ऊपर में आप लोग हेडिंग देंगे चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। डैश के लिखें दोस्तों। गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फलक शून्य होता है। नेट चुंबकीय फलक शून्य होता है। नेट चुंबकीय फलक शून्य होता है, अर्थात आप इसको गणितीय रूप में लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन b इंटू ds इक्वल टू 0। ये दोनों सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर में वेक्टर का सिंबल दीजिए। ये इसका मैथमेटिक्स फॉर्मूला हो गया। इंटीग्रेशन b इंटू ds बराबर 0। लिख लिए। चलिए थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई गॉस का नियम तो आपको पता है, यदि आपसे कोई पूछ दिया कि गॉस का नियम क्या है तो आप बता सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र के डिफिनेशन के आधार पर। लेकिन चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या है? देखो बड़ा सिंपल है दोस्तों। देखो क्या बोलोगे, पहले समझना है। क्या बोलेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। क्या बोलेंगे दोस्तों? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। इतना बोल लीजिएगा। क्या बोलेगा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होता है दोस्तों? शून्य होता है। इसी को किसका नियम कहते हैं? गॉस का नियम कहते हैं। अर्थात इंटीग्रेशन b इंटू ds इक्वल टू कितना? 0। यदि आपसे कोई पूछे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है तो क्या बोलेंगे? शून्य। ध्यान समझिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है दोस्तों? तो आंसर क्या बोलेंगे? शून्य। किसके नियम के आधार पर दोस्तों? तो कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स अर्थात गॉस के नियम के आधार पर। चलिए जरूर लिख लीजिए। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व, है ना। ध्यान से समझिएगा। द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ या अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि क्या पृथ्वी चुंबक है या नहीं है। मतलब किस किस वैज्ञानिक ने, आज आपको हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों, है ना, कि पृथ्वी चुंबक है या नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा दोस्तों। तो इसका एक सामान्य सा आंसर मिलता है दोस्तों कि आखिर पृथ्वी में चुंबकत्व का प्रमाण कैसे है। आखिर किन किन वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी चुंबक है और किन किन वैज्ञानिकों ने माना कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण नहीं है। आज हम इस टॉपिकों पर ध्यान देंगे दोस्तों कि आखिर पृथ्वी चुंबक है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि यदि एक स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटका दिया जाए तो वह लटकने के बाद मतलब फ्री छोड़ दिया जाए। एक चुंबक को लिया जाए, एक मैग्नेट को लिया जाए, उसको किसी रस्सी से बांधकर और फ्री ऐसे लटका दिया जाए दोस्तों, तो वो पहले मूव करेगा और मूव करते करते जब वो रुकेगा तो ऑलवेज दोस्तों वो नॉर्थ एंड साउथ इसी दोनों डायरेक्शन में रुकेगा। अर्थात वह उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगा, जिसका ये प्रमाण मिलता है कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है। पहला, यदि आपसे कोई पूछे दोस्तों, ये टॉपिक नॉलेज के लिए है, यदि आपसे पूछा ठीक है आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो बताइए कि पृथ्वी में मैग्नेटिज्म है या नहीं है, पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है या नहीं है, तो कहेंगे भाई बता तो नहीं सकते, देखे तो कभी नहीं है
चुंबक में कि पृथ्वी के अंदर से मैग्नेट निकल रहा है, लेकिन आप ये बता सकते हैं दोस्तों, आप ये बता सकते हैं भाई कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा है जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि पृथ्वी में मैग्नेटिज्म पावर है, पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है। कैसे? तो यदि एक स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटका दिया जाए तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। नंबर दूसरा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि ध्यान समझना दोस्तों, एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि एक चुंबक को लीजिए और चुंबक को पृथ्वी के अंदर गाड़ दीजिए। नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में एक चुंबक को पृथ्वी के अंदर या एक लोहे को पृथ्वी के अंदर गाड़ दीजिए। जब एक लोहे को नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में पृथ्वी के अंदर गाड़ दीजिएगा, तब वह एक लोहा एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इससे यह प्रूव होता है कि पृथ्वी में भी चुंबकत्व का गुण है। इससे यह प्रूव होता है कि पृथ्वी में भी किसका गुण है दोस्तों? चुंबकत्व का गुण है। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि क्या पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है। कैसे? तो एक साइंटिस्ट ने बताया। अब देखो, ये कोई किया नहीं, ये कोई एक दिन में नहीं होता है। आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, सर हम भी एक लोहा को जाके नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में गाड़ देंगे तो क्या वो चुंबक बनेगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक ने ये नहीं बताया कि एक दिन में वो चुंबक बनेगा या फिर एक साल में बनेगा या 100 साल बन जाएगा दोस्तों, है ना, या लाखों साल बन जाएगा, ये नहीं बताया। उसने सिर्फ ये कहा कि कुछ समय के बाद वह लोहा एक चुंबक बन जाएगा। मतलब यदि पृथ्वी के अंदर कोई लोहा गाड़िएगा उत्तर और दक्षिण दिशा में, तो वह कुछ समय के बाद एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिससे यह प्रूव होता है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसमें दोस्तों कहीं कोई पुष्टि नहीं है, इससे कहीं कोई प्रूव करके नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि सालों लग सकता है, उतना साल आप जिंदा रहेंगे ना रहेंगे इसका कोई पता नहीं दोस्तों। क्योंकि जानबे करते हैं कोरोना इफेक्ट चरम सीमा पर है ना। और तीसरा दोस्तों, उदासीन बिंदुओं का मिलना। सही बात कहा गया दोस्तों कि बहुत ऐसे भी जगह होते हैं, है ना, जहां पर यदि किसी चुंबक को उत्तर और दक्षिण दिशा में रख दिया जाए तो और उस उत्तर और दक्षिण दिशा में यदि चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाए तो उदासीन बिंदुएं मिल जाती है। मतलब कि भौगोलिक क्षेत्र में, पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, यदि उत्तर और दक्षिण दिशा में एक चुंबक को रखा जाए और रखने के बाद उसकी चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाए तो वहां पर उदासीन बिंदुएं प्राप्त होती है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक है या पृथ्वी खुद एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपसे कोई पूछा, है ना, कि पृथ्वी में चुंबकत्व का क्या प्रमाण है, क्या प्रूव है कि पृथ्वी मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिज्म की भांति व्यवहार करता है, तो आप ज्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप 3 बातें जरूर बोल सकते हैं। पहला कि सर ऐसा लगता है कि जब किसी स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटका दिया जाए तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। इससे यह बात प्रूव होता है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। दूसरा, यदि किसी लोहे को पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाए तो गाड़ने के बाद वह लोहा एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और तीसरा दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यह है कि उदासीन बिंदुओं का मिलना। यदि किसी चुंबक को पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र में रख करके वहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाए तो वह उदासीन बिंदुओं को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है। दोस्तों पहले लिख लिया जाए, लिखा जाए दोस्तों, हेडिंग दीजिए, पृथ्वी का चुंबकत्व, पृथ्वी का चुंबकत्व। डैश दे दिए, इंग्लिश में लिखिए अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। डैश तक लिखे 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट, 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने यह बताया, कि
एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, पैराग्राफ चेंज करके, जिसके लिए निम्नलिखित तथ्य दिए गए, जिसके लिए निम्नलिखित तथ्य दिए गए। नंबर फर्स्ट, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए हुए चुंबक, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए हुए चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकना, का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकना, नंबर दूसरा, पृथ्वी में गाड़ने पर लोहे के टुकड़े का कुछ समय बाद चुंबक बन जाना, कुछ समय बाद चुंबक बन जाना। और तीसरा, उदासीन बिंदुओं का मिलना, उदासीन बिंदुओं का मिलना। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए दोस्तों, सम डिफिनेशंस। चलिए अब ध्यान से दोस्तों, बहुत सारा डिफिनेशन आएगा जो कि एग्जाम में अंतर के लिए पूछता है। दोस्तों आप कभी क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे भौगोलिक अक्ष और भौगोलिक निरक्ष है ना में क्या अंतर है, या ऐसा क्वेश्चन आता है नमन कोण है ना और दिक्पात कोण में क्या अंतर है, या ऐसा क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष में क्या अंतर है। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन अंतर के रूप में पूछता है और बहुत डिफरेंशन भी है, तो एक एक करके सब डिफरेंशन पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। बहुत बेबी टॉपिक। सबसे पहला दोस्तों पहले याद करते चलेंगे, सबसे पहले याद करते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि जानवे करते हो हम लोग का स्ट्रेटेजी है, पहले समझ में आ जाए फिर लिखना है। तो सबसे पहला दोस्तों इसका नाम है भौगोलिक अक्ष, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो पहला डिफिनेशन हम लोग जानेंगे दोस्तों, जिसका नाम है भौगोलिक अक्ष। तो किसे कहते हैं भौगोलिक अक्ष दोस्तों, उसके बारे में जानिए। ध्यान समझे क्या बोलेंगे कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। याद हो गया दोस्तों, क्या बोलेंगे, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, भौगोलिक अक्ष कहलाती है ना। तो यदि आपसे पूछे कि भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं, तो एक समान से आंसर बोलेंगे दोस्तों कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भौगोलिक अक्ष। याद हो गया सब लोग को, एक बार और बोल सकते हैं आप लोग, क्या बोलेंगे, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भौगोलिक अक्ष कहलाती है। तो चलिए साथ साथ लिखते भी चलते हैं और याद करते भी चलते हैं। लिखिए दोस्तों, पहला भौगोलिक अक्ष, इंग्लिश में ज्योग्राफिकल एक्सिस, हेडिंग दीजिए भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष। इसे देखिए दोस्तों, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर आप वीडियो को ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग में से जो विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट उनको पता हो कि हम ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट किए थे बीच में, है ना, लेकिन फिर से लॉकडाउन लग गया और मजबूरन फिर से सिस्टम पढ़ाना पड़ा। जब हम ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किए तो उसमें हम ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिए थे दोस्तों, है ना।
ऑप्टिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, हाइगेंस हम प्रूफ करने वाले थे, लेकिन उससे पहले लॉकडाउन लग गया, है ना, मजबूरन फिर से ऑनलाइन आना पड़ गया दोस्तों। कुछ दिन विचार में आया कि लाइव क्लास भी लें, लेकिन थोड़ा सा लाइव क्लास लेने के लिए थोड़ा घर का भी मतलब घर पर हमको स्थायी बनना पड़ता है, वैसे भी कोचिंग में स्थायी बनने थे, इसीलिए फिर से वीडियो अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। तो खैर कोरोना इफेक्ट है, सब चलेगा। लिखिए, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। चलिए लिख लीजिए, अक्ष कहलाती है। नंबर दूसरा करके लिखेंगे दोस्तों, भौगोलिक निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष, इंग्लिश में ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, EQUATOR, EQUATOR, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। देखिए ध्यान समझिएगा, भौगोलिक निरक्ष किससे कहते हैं, समझने का चीज है। हम जो बोल रहे ध्यान से खाली सुनना है, क्या बोलेंगे कि भौगोलिक तल के लंबवत, देखिए क्या बोल रहे हैं कि तल बोलिए या अक्ष बोलिए, कि भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल में पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह महत्तम वृत्त जो पृथ्वी को दो समान अर्धगोलार्धों में बांट देता है, उसी को हम लोग कहते हैं भौगोलिक निरक्ष। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया है ना। पृथ्वी है ना दोस्तों, पृथ्वी गोल है। अब वह लंबवत तल, देखिए पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर खींचा गया वह लंबवत सतह, वह लंबवत तल जो पृथ्वी को दो अर्धगोलार्धों में बांट देता है। मतलब समझिए कि पृथ्वी गोल है, ऊपर से एक लंबवत तल खींचा गया है ना, जो क्या किया, पृथ्वी को दो समान अर्धगोलार्ध में बांट देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं पता है ना, क्या कहेंगे, भौगोलिक निरक्ष। मतलब सीधा भाषा दोस्तों, सीधा भाषा में कि पृथ्वी का दो समान अर्धगोलार्धों में बट जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, भौगोलिक निरक्ष। कंप्लीट हो गया कि पृथ्वी को दो समान अर्धगोलार्धों में बांट देना ही क्या कहलाता है, भौगोलिक निरक्ष कहलाता है। कंप्लीट, लिख लीजिए। लिखिए, भौगोलिक अक्ष के लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल में पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह महत्तम वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर अर्धगोलार्धों में बांट देता है, दो बराबर अर्धगोलार्धों में बांट देता है, उसे भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। उसे भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। चलिए नीचे लिखेंगे दोस्तों, भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, इंग्लिश में ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन,
MERIDIAN। देखिए क्या किसे कहते हैं, यदि आपसे पूछे दोस्तों कि भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं, सब एक लाइन का परिभाषा, बस परिभाषा याद करते जाइए। देखिए क्या बोलेंगे, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक यामोत्तर कहलाती है। याद हो गया दोस्तों, क्या बोलेंगे, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भौगोलिक यामोत्तर। मतलब किसी भी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भौगोलिक यामोत्तर कहलाती है। लिख लीजिए दोस्तों, लिखिए, किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तर एवं भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाला लंबवत तल भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। चलिए नीचे लिखिए दोस्तों, चुंबकीय अक्ष, नीचे चुंबकीय अक्ष देख रहे हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष बड़ा सिंपल है। क्या बोलेंगे, चुंबकीय, देखिए ध्यान सुनिएगा, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जो भौगोलिक अक्ष के लिए था ना, वही चुंबकीय अक्ष के लिए थे। भौगोलिक अक्ष में बोलते थे पृथ्वी के भौगोलिक, यहाँ पर बोलेंगे चुंबकीय, है ना। कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय वहां बोलते थे भौगोलिक, यहाँ बोलेंगे चुंबकीय। कि चुंबकीय क्या पता चला, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। लिख लीजिए, लिखिए, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। नीचे लिखिए, चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष इंग्लिश में मैग्नेटिक इक्वेटर, लिखिए, जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर
पृथ्वी की सतह के समांतर बनी रहती है, उस स्थानों से गुजरने वाली तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त में काटता है, पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त में काटता है, इस वृत्त को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। अगला लिखिए दोस्तों, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामोत्तर, डैश लिखिए, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाले लंबवत तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझिए और आज से वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों।